नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में पत्रकारों से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले को लेकर कांग्रेस पर बयान दिया है और कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए नजर आए। साथ ही बिजली संकट को लेकर सीएम ने आश्वासन दिया कि प्रदेश में बिजली संकट पार पाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। नहीं, ये तो उसी समय उनको जांच करवानी चाहिए थी और जांच जैसे कोई विषय नहीं है। कांग्रेस का ये प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। तुष्टीकरण करना उनकी कोई नई बात नहीं है और देश की आज़ादी से लेकर अभी तक तुष्टीकरण ही करते रहे हैं। उस समय लोगों ने देखा है कि भाई वो किन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, कौन से काम करते हैं। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने वहाँ पर पुनर्निर्माण का 400 करोड़ का जो काम है उनके निर्देशन में और उनके देखरेख में हो रहा है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ जी का भी काम शुरू हो गया है। तो वो केदारनाथ बाबा में आए थे और चूँकि हर बार आते हैं, पिछली बार जब कोरोना महामारी के बाद उनके लगातार कार्यक्रम रहे हैं। बिजली संकट में जिस तरीके से उन्होंने कुछ फीडबैक लिया है कि कई जगह पर रोस्टिंग, हाँ, उसको लेकर हम लोगों ने बीच में उसकी समीक्षा की। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के जाखौल में विशु मेले कार्यक्रम में शिरकत की और आपको बता दें कि जहां जनता ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सोमेश्वर महाराज के दर्शन और पूजा पाठ किए और धामी ने यहां की जनता में उत्साह देखकर अपने को धन्य माना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेला जो हमारे पूर्वजों के समय से आयोजित होता आ रहा है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए गए हैं जिससे हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का और मौका मिलेगा। अपनी पुरानी स्थानीय वेशभूषा में रासो, तांती, कप्पा और सोमेश्वर महादेव नृत्य के साथ रासो कार्यक्रम किया जाना अपने आप में एक अद्भुत एवं विशेष संस्कृति का परिचायक है। जो हमारी श्रवाई जौनसार की संस्कृति है उसको जीवंत करने का और पुरानी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस मेले का महत्व अपने आप में कई गुना बढ़ जाता है। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो आप सबकी इतनी बड़ी विशाल संख्या यहाँ पर देखकर मैं बिल्कुल मुझे ये अद्भुत दृश्य लग रहा है और अभिभूत हूँ। जो चारधाम यात्रा है हमारी, पिछले 2 सालों से चारधाम यात्रा कम हो पाई है। महामारी के कारण देश विदेश के जो लोग हमेशा बड़ी संख्या में आते थे, थोड़ी कम संख्या में आए। इस बार मैंने हरिद्वार में पूछा है, मैंने श्रीनगर में पूछा है, मैंने चमोली में पूछा है, मैंने टिहरी के होटलों में पूछा है, मैंने ऋषिकेश के होटलों में, देहरादून के होटलों में, उधर नैनीताल के होटलों में, सब जगह जहां भी मैंने पूछा, अभी से अगले 2 महीने की पूरी बुकिंग हो गई है कई कई होटलों में। तो इसका तात्पर्य यह है कि इस बार हमारी जो यात्रा है वो पिछले कई सालों के सारे कीर्तिमान तोड़ने वाली है। मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आप देखिए, हिंदुस्तान की पहचान बढ़ रही है। आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आज हर क्षेत्र में हमारे देश का एक उसकी शक्ति की चारों तरफ जो है मैं कहूं कि स्वीकारती हो रही है। आज मोदी जी दुनिया के किसी देश में चले जाए, आज मोदी जी को सारे के सारे देश स्वीकार कर रहे हैं। तो है उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी दिल्ली दौरे पर हैं और आपको बता दें कि आज रितु खंडूरी भूषण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की है और इस दौरान पीएम मोदी को खूबसूरत मंदिर का काष्ठ कला भी भेंट किया है। साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली प्रवास के दौरान आज प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट किए, जहां उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। बताया जा रहा है कि रितु खंडूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। बता दें कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार विधानसभा में महिला अध्यक्ष बनी है। रितु खंडूरी ने प्रदेश में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर कुर्सी ग्रहण की है।
तो वहीं कांग्रेस में चल रहे भारी कोलाहल और विधायकों की बगावती तेवरों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि पार्टी की बड़ी हार की वजह से ऐसी स्थिति हुई है, जो सोचा ना हो वो हो जाए तो संभावनाएं उजागर होती हैं। थोड़ा समय लगेगा, सब शांत हो जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति करने का आरोप लगाए हैं। हरीश रावत से प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर पूछे गए सवाल पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और के नाराज विधायकों के इशारे वाले बयान पर हरीश रावत कन्नी काटते हुए नजर आए। 2016 से रास्ता खोल रखा है, लेकिन कांग्रेस के निष्ठावान लोग हैं कांग्रेस के साथ। देखिए, राजनीतिक जीवन में जीत हार होती हैं और दूसरे लोगों ने लगभग 50 साल की प्रतीक्षा के बाद कांग्रेस को अपदस्थ किया और सत्ता पाई है। तो और हम तो अभी ये 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। 2014 तक तो कांग्रेस ही सत्ता में थी। तो लोगों को समय का धैर्य के साथ इंतज़ार करना चाहिए। चार बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा उद्वेग रहते हैं, भावनाएं रहती हैं और पार्टियों को इस तरीके की भावनाओं को समझना पड़ता है और रास्ता निकलता है। तो ये इसमें कोई तो वहीं आज देहरादून के प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रेस वार्ता की और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के संघर्षों को लेकर कांग्रेस पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। बंसल ने बताया कि मोदी की सरकार आने के बाद से SC, ST, OBC के वर्गों के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण काम किए हैं। आज़ादी के बाद बाबा साहब का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया। कांग्रेस ने हमेशा उनकी उपेक्षा करने का कार्य किया है। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को पार्लियामेंट में जाने से रोकने का कार्य किया है। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा जाएं। देश के लिए, भारत की एकता और एकात्मता के लिए काम किया, किंतु कांग्रेस की सरकारों ने उनका कभी सम्मान नहीं किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया और उनके अनुयायियों का वोट बैंक कब्जाने का काम जरूर किया। यहाँ तक कि उनको संविधान सभा में भी नेहरू जी नहीं लेना चाहते थे, महात्मा गांधी जी के आग्रह पर लिया गया। उनको पार्लियामेंट न पहुँचे, उसके लिए हराने के लिए रास्ते में सारे रोड़े अटकाए गए। जोगिंद्रनाथ मंडल ने सीट खाली की, उस पर गए, फिर वो पाकिस्तान में क्षेत्र चला गया, फिर दूसरी सीट खाली हुई, फिर उससे गए। कांग्रेस ने उनको स्थान स्थान पर अपमानित करने का काम किया। बाबा साहब भारत विभाजन के विरोधी थे, वो 370 भी लगाने के विरोधी थे। नेहरू जी ने उनकी नहीं सुनी, 370 लगाई। भारत विभाजन में भी उनका कहना था कि भारत का धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए, किंतु यदि बंटवारा हो रहा है तो फिर पूरी तरह से मुस्लिम आबादी उधर जाए और हिंदू आबादी इधर आए। वो नहीं माना गया। परिणाम क्या हुआ कि जब विभाजन हुआ तो 23% हिंदू जो वहाँ रह गए थे वो 60 सालों के अंदर सब प्रकार से अपमानित होकर उनके साथ, उनकी बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है और उनका कन्वर्जन। तो खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां आपको बता दें कि अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत धामी कैबिनेट के मंत्री चंदन रामदास ग्वालदम होते हुए थराली पहुंचे और जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास का गर्मजोशी से स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने धामी कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दमदार जीत के पिछले पुष्कर सिंह धामी के 6 माह के अल्पकाल में किए गए विकास कार्यों, किसान सम्मान निधि और मुफ्त राशन योजना को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा बागेश्वर की जनता ने उन्हें बहुत प्यार और स्नेह दिया है, जिसका नतीजा है कि वे लगातार चौथी बार बागेश्वर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। और उन्होंने कहा कि इस बार वो बीमार थे, बावजूद इसके कार्यकर्ताओं की मेहनत, प्रचार प्रसार और जनता का जनादेश ने उन्हें एक बार फिर से सेवा का मौका दिया है। देखिए, लगातार 4 विधानसभाओं से मैं चुनाव लड़ते आ रहा हूं और इस बार बागेश्वर की सम्मानित जनता और मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे चौथी बार लगातार विजय श्री मिली और फलस्वरूप प्रदेश के मंत्रिमंडल में
मुझे मंत्री के रूप में एक अहम जिम्मेदारी मिली है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी दूंगा, आभार भी व्यक्त करूंगा। और आज चूँकि चमोली का मेरा भ्रमण कार्यक्रम है, इसलिए ग्वालदम, तलवाड़ी और थराली में मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा, देवतुल्य कार्यकर्ताओं द्वारा मेरा अभिनंदन, नागरिक अभिनंदन किया गया। मैं अपने कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। आप बागेश्वर जनपद की अगर बात करें तो चमोली से सटा, देखिए, गैरसैंण हमारी आस्था का ही प्रश्न है और पिछले हमारा जो दृश्य पत्र था उसमें हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का वायदा किया था और सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई भी। और मेरा मानना है कि गैरसैंण को और विकसित करने की आवश्यकता है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है और हम वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य से जब तक गैरसैंण को परिपूर्ण नहीं करेंगे तब तक स्थायी राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। मगर आने वाले समय में गैरसैंण का भविष्य भी है और हम लोगों की इच्छा भी है कि गैरसैंण को पूर्ण दर्जा मिले। इन दिनों फिर कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस का ये आंतरिक मामला है। कांग्रेस का चुनाव के बाद झगड़ा ही होता है, चुनाव से पहले भी हुआ था, चुनाव के बाद भी हुआ था। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इस मामले में कुछ नहीं कहूँगा। तो खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां आपको बता दें गुड फ्राइडे के अवसर पर आज ईसाई धर्म के लोगों ने शहर के कई चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और इस अवसर पर चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि नैनीताल रोड स्थित सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में प्रार्थना सभा के बाद प्रभु यीशु के 7 उपदेशों को पढ़कर सुनाया गया और उनका अनुसरण करने पर बल दिया गया। फादर राजीव मैसी ने बताया कि आज के दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया था और संसार के लोगों को चाहिए कि उनके बताए गए सच्चे मार्ग पर चले। उन्होंने कहा कि सच्चा कार्य ही प्रभु से इंसान को मिला सकता है। प्रभु यीशु ने मुख्य रूप से 7 उपदेश दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 हैं कि सभी पर दया करो और दुखियों की सेवा करो। इन दोनों उपदेशों में जीवन का सार छिपा हुआ है। आज के दिन को बलिदान रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़ाए गए के बाद तीसरे दिन यीशु मसीह पुनः जीवित हो गए थे। इसी की खुशी में ईस्टर संडे मनाने की परंपरा है और इस दिन को गुड फ्राइडे कहने का कारण था कि लोग इसे एक पवित्र दिन मानते हैं। लोग ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं, चर्च में सेवा करके उन पलों को याद करते हैं जब यीशु ने मानव सेवा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रभु यीशु को मानना था कि हम जीवन में सेवा कराने नहीं, सेवा करने आए हैं। प्रभु यीशु ने 12 लोगों के पैर धोकर हमें एक दूसरे की सेवा करने का संदेश दिया था। यहाँ ऐसा है कि पूरा अरेंजमेंट, मतलब सीटिंग का अरेंजमेंट सब किया गया है और नाश्ते का। आज के दिन लोग उपवास रहते हैं, तो उपवास के बाद जब वो 3 बजे चर्च ख़त्म होगी तब उनके लिए फल और कुछ मतलब आइटम्स का व्यवस्था किया गया है, पानी वगैरह का व्यवस्था किया गया है। और ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन ही यीशु मसीह को क्रूस पकड़ के क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया था, जो 12 बजे चढ़ाए थे और 7 बानी उन्होंने वहाँ से बोला था और वो 3 बजे के करीब उनकी आत्मा मतलब निकल गई थी, वो स्वर्ग में चले गए थे। तो वो 7 बानियाँ अभी हमारे पास्टर बोल रहे हैं बारी बारी से, जो उन्होंने बोला था। इस तरह से गुड फ्राइडे को मनाया जाता है। 3 बजे हमारी चर्च खत्म हो जाएगी, 12 बजे शुरू हुई थी, 3 बजे खत्म हो जाएगी। तो वहीं लालकुआं पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकपोस्ट से घोड़नाला क्षेत्र से जा रहे कुख्यात चरस तस्कर को 1 किलो से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पकड़े गए तस्कर के खिलाफ NDPS धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उसे जेल भेज दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पारासर ने बताया कि कल शाम कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाहरी क्षेत्र में चरस लाकर लालकुआं के इलाके में उसे रिटेल में बेचने वाले तस्कर मोहम्मद फरमान को संदिग्ध अवस्था में दबोच लिया, जबकि उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 किलो से अधिक चरस बरामद हुई। बैरियर पे जो हमारी टीम चेकिंग कर रही थी तथा ट्रैफिक ड्यूटी जो कर रही थी, उनके द्वारा देखा गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि वर्मा कॉलोनी की तरफ जा रहा था, तो जब उसको रोक के पूछताछ करने की देखी तो उसके पास से 1 किलो कुछ ग्राम चरस प्राप्त हुई है। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
इस संबंध में काफ़ी तरफ से हमें सूचना प्राप्त हो रही है तथा तत्काल टीम बना के 112 भी हमारी इसमें लगी हुई है तथा अन्य टीमें बना के शाम को जो प्लेग्राउंड्स हैं उसमें भी चेकिंग की जा रही है। इस संबंध में जहाँ भी किसी को भी सूचना प्राप्त हुई तो जो नशा संबंधित जो हमारी हेल्पलाइन है तथा 112 के रूप में वो सूचना दे भी सकता है तथा हम कार्रवाई उसमें तत्काल करेंगे। ये ट्रैफिक संबंधित जो अभी कार्रवाइयाँ चल रही हैं इसमें डाइवर्जन प्लान जो हमारा है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, कलसिया पुल ख़राब होने के कारण से डाइवर्जन प्लान में जितनी होटल बुकिंग वाले लोग आ रहे हैं उनको समक्ष काला डूंगी के थ्रू भेजा जा रहा है तथा अन्य लोगों को डाइवर्ट कर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों के, जहां पर कोटद्वार में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश संगठन महामंत्री राजेश ज्वादली ने मस्जिद में लगे तीव्र ध्वनि के लाउडस्पीकर के विरोध में अपने घर पर लाउडस्पीकर द्वारा हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन का पाठ किया। राजेश ज्वादली ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के मामले को लेकर मैं कई बार शासन को इसको लेकर अवगत करा चुका हूँ। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के मानकों के विपरीत उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को के साथ साथ मेरे घर के सदस्यों को और मुझे इस ध्वनि प्रदूषण से मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन शासन प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी इस ध्वनि प्रदूषण पर कोई रोकथाम की कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई न होने से आहत होकर हिंदू युवा वाहिनी संगठन द्वारा मस्जिद के अजान के समय लाउडस्पीकर द्वारा हम विरोध कर हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन का गायन कर रहे हैं। देखिए, हमने बराबर इसके बारे में लिखित में भी शासन प्रशासन को सूचना दी थी और उसमें हाईकोर्ट के आदेश भी हमने दिए थे और पिछले साल भी हमने इसमें आदेश की कॉपी दी थी और बार बार मौखिक रूप से भी अनुरोध किया गया था, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं जो है नींद में सोया रहा। उसके उपरांत हमने इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक वीडियो भी जारी करा था और पुलिस प्रशासन को आगाह भी करा था कि इस तरीके का जो घटनाएं हो रही हैं कि इन्हें रोका जाए और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करा जाए। पर लेकिन उसके बाद भी जब प्रशासन मूक दर्शक बना रहा तो हमने फिर इसके लिए जो है लाउड स्पीकर लगाए, जिसमें हनुमान चालीसा का हम जो है दिन रात जो है सुबह 3:30 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक हनुमान चालीसा भजन आदि के हम कार्यक्रम करते हैं। उसके उपरांत शाम को 6:30 बजे से लेके और 7:15 बजे तक हम हनुमान चालीसा वगैरह का भजन का करते हैं। हम विगत 3-4 दिन से कंटिन्यूस ये कार्यक्रम हमने चला रखा था। उसी क्रम में हमने जैसे कि कहा था, आज घोषणा करी थी कि आज हम इसमें लाउड स्पीकरों की संख्या को और बढ़ाएंगे और आज जैसे हमने लाउड स्पीकर बढ़ाए हैं तो शासन प्रशासन हमारे ऊपर नाजायज़ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, हमें धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि आप इन लाउड स्पीकरों को उतारें। हमारा ये कहना है कि हम लाउड स्पीकर उतारने को तैयार हैं, शासन प्रशासन मस्जिद के लाउड स्पीकरों को भी उतारें। आप मस्जिद में जाके देखिए 10 से 15 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। इतने लाउड स्पीकरों की क्या आवश्यकता है जो मस्जिद के अंदर। उनका ये कहना था कि कल आप बैठक है, कल तक आप जो है अपने लाउड स्पीकर बंद रखें, मैं लाउड स्पीकरों को उतारें। हमने उनसे ये अनुरोध करा, हम बंद करने के लिए तैयार हैं। आप मस्जिद के लाउड स्पीकरों को भी फिर कल बैठक के लिए बंद करके रखिए। शासन प्रशासन उसके लिए कहीं से कहीं तक तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारे ऊपर नाजायज़ दबाव बनाया जा रहा है और नाजायज़ तरीके से। तो है नैनीताल के बीडी पांडे हॉस्पिटल में स्थित सिटी स्कैन मशीन का स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर नैनीताल पहुंचे स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तप्ती बहुगुणा ने फीता काटकर मशीन का अवलोकन किया। नैनीताल के निजी जिला हॉस्पिटल में मरीजों के लिए सिटी स्कैन की सुविधा के साथ ही अल्ट्रासाउंड ICU की सुविधाएं मिल सकेंगी। बता दें कि बीडी पांडे अस्पताल में पिछले 1.5 साल से मरीजों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक तप्ती बहुगुणा ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक में उन्होंने राज्य के सभी जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीनों के साथ आधुनिक उपकरण लगाने के निर्देश दिए। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी कुछ दिन पहले हम लोगों की 2-3 बार मीटिंग भी हो चुकी है और उसमें उनका निर्देश भी हैं और एजेंडा भी है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिटी स्कैन लगेंगे और जहाँ पर हमारे CSC
हम लेवल पे जहाँ पर एक्सरे मशीन्स हैं वहाँ एक्सरे मशीन्स लगेंगे, वहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियंस दिए जाएंगे। तो ये एक एजेंडा में ही है। तो और जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर यदि स्पेशलिस्ट कम हैं तो वो स्पेशलिस्ट भी दे दिए जाएंगे। और रही जैसे स्पेशलिस्ट की बात है, वैसे डिस्ट्रिक्ट में हमारे काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो मानूंगी जैसे ENT सर्जन है उसकी कमी है, तो वो हम लोग पूरे प्रयासरत हैं कि हम आगामी 6-7 महीने में स्पेशलिस्ट को एक अलग से हम लोग। तो वहीं वनों में बढ़ती आग की घटनाओं को रोकथाम के लिए मसूरी वन विभाग द्वारा फायर ड्रिल किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इससे सड़कों और पर सफाई की गई और साथ ही पेड़ों से गिरे पत्तों को एकत्रित कर उन्हें सावधानी पूर्वक जलाया गया। डिप्टी रेंजर जगजीवन लाल के नेतृत्व में विभाग की टीम ने कई स्थानों पर फायर ड्रिल किया और लोगों को वनाग्नि की रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। तो वहीं मसूरी वन प्रभाग के डिप्टी रेंजर जगजीवन लाल ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार वनाग्नि रोकने के लिए कार्य कर रही है और आग की घटनाओं को रोकथाम के लिए कई छोटे छोटे स्टेशन बनाए गए हैं। ये आजकल जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि तूफान चल रहा है और अत्यधिक पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं, जो कि सड़कों में काफ़ी घास फूस भी है। तो इनको हम इनकी सफाई करते हुए इनको जलाते हैं, सावधानी पूर्वक जलाते हैं और हमारे सारे फायर वाचर लगे हुए हैं, पूरा स्टाफ लगा हुआ है और ताकि कहीं से भी जंगल में आग न चली जाए। अमूमन कई लोग जलती बीड़ी सिगरेट छोड़ देते हैं तो उससे खतरा बना रहता है, इसलिए हम इसकी सफाई कर रहे हैं और साथ में ये फायर ड्रिल भी कर रहे हैं। तैयारियाँ किस तरीके की हैं और आगे क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? वनों को आग से बचाने के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा? देखिए, हमारे क्रू स्टेशन है, हर जगह क्रू स्टेशन स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक क्रू स्टेशन में हमारे कर्मचारी तैनात होते हैं। पूरी टीम हमारी हर समय तैयार रहती है और जैसे ही हमें कहीं से सूचना मिलती है या फिर कहीं धुआं दिखाई देता है तो अविलंब हम वहां पहुंचते हैं और तुरंत उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अमूमन कंट्रोल कर भी लेते हैं। तो खबर मैंगलोर से है, जहां बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है और आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल गैस के दामों के बढ़ोतरी के बाद अब गरीबों को अपना आशियाना बनाना भी दूभर हो गया है। पिछले एक हफ्ता से सीमेंट के दामों में भारी उछाल आया है। करीब 60 रुपये से लेकर 80 रुपए तक के सीमेंट के प्रति बैग में बढ़ोतरी हो गई। सीमेंट में अचानक महंगाई के कारण आम आदमी को अपना आशियाना बनाना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही सीमेंट का व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। सीमेंट का दाम बढ़ने से लोगों का निर्माण कार्य कम हो गया है। देखिए, 15 दिन पहले जो रेट थे वो 415 रुपये 420 रुपये बिक रहा था। उसके बाद इन्होंने 15 रुपये बढ़ाए और 15 रुपये बढ़ाने के बाद अभी 3-4 दिन पहले 35 रुपये पर बैग और बढ़ा दिए। उससे कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है और कारोबार जो चल रहा था वो रुक गया है महंगाई होने की वजह से। हमारा माल भी जो लगा हुआ था वो भी स्लो हो गया है। रात महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, पहले तो गैस की वजह से रसोई को भार उतना बढ़ गया कि रसोई किचन चलानी भारी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल इतने बढ़ा दिए गए हैं, लोहा इतना बढ़ा दिया गया है। अब जो अगर एक आम आदमी गरीब आदमी अपना आशियाना भी बनाना चाहे तो सीमेंट जो है पिछले 10 दिन में 80 रुपये बढ़ा दिया गया है। ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी? ये पूरा भार जो है जनता पर डालने का काम जो हो रहा है, इससे जो है पब्लिक जनता की स्थिति बेहद खराब होने जा रही है। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पर सड़कों। तो अब उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।